ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 1 बनाने के बाद अब हम लोग बेसिक कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है और वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, सो देयर आर मेथड्स, 2 और 3 मेथड्स हमको इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। कितने मेथड? लगभग 3 मेथड। कितने? 3 मेथड आपको सीखने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब जो चीज़ सॉल्व होने के बाद आएगी वो क्या होगी? वेरिएबल की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, है ना। और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको चैप्टर 1 में आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से पढ़ रहे थे और उसके आप लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालते थे, है ना। क्या निकालते थे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हम अभी आते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं उसका, ताकि आपको पिक्चर क्लियर कट समझ में आए कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज़ है। ठीक, और उसको ज़ीरो क्यों बोलते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आप वैल्यू निकालेंगे, यानी वेरिएबल की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, उस एक्स की वैल्यू को अभी तक हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से जानते थे। ठीक है, यहाँ पर हम उसका नाम चेंज करके रख देंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या रखेंगे? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट बोलते हैं। ठीक है ना। याद रखिएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें a जो है x² का कोएफिशिएंट है, b जो है वो x का कोएफिशिएंट है और c जो है कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो a b c कोई नंबर होंगे और x इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल। और इसको सॉल्व करने का मतलब है हमको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। किस चीज़ की? वेरिएबल। अब ये भी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि x का मैक्सिमम पावर जितना होता है, यानी एक इक्वेशन की डिग्री जितनी होती है, वेरिएबल की वैल्यू भी उतनी ही निकल के आती है। तो अगर यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका मतलब है x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 0। कितने? 2। x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2। वेरी गुड। तो x का पावर 2 है तो वैल्यू भी कितनी निकल के आने वाली हैं? x की 2 वैल्यू आएंगी। अब उसको हम वैल्यू ना बोल के क्या बोलेंगे यहाँ पे? रूट। उनका नाम क्या रख देंगे? रूट। जैसे अभी तक हम लोग बोलते थे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आया समझ में? तो हमारा टारगेट है आज का कि हम कैसे पहचानेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पहचान तो बाद में आएगी, पहले निकालेंगे कैसे रूट। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे जी। एक तो रूट निकालोगे कैसे, यानी x की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, और दूसरा अगर हम आपको पहले से x की वैल्यू बता दें तो आप कैसे चेक करोगे कि वो x की वैल्यू दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं या नहीं है, कैसे चेक करेंगे। अरे बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे अभी इससे पहले आप चैप्टर पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें x और y की वैल्यू जब आप आपको बताते थे सॉल्यूशन, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि ये इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन है? क्या करते थे? याद करिए, हम आपको x और y की वैल्यू बताते थे और इक्वेशन दिखाते थे और आपसे पूछते थे कि ये x और y की वैल्यू इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन है, कैसे प्रूव करेंगे आप? क्या करते थे आप? x और y की वैल्यू पुट कर देते थे इक्वेशन में, वो क्या करता था? LHS RHS को इक्वल बना देता था, यानी हम बोलेंगे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था। क्या करता था? सेटिस्फाई। तो अगर उसने LHS RHS बराबर बना दिया x और y की वैल्यू ने, तो हम क्या बोलेंगे? ये x और y की वैल्यू इसी इक्वेशन की x y की वैल्यू है। समझ आया? तो यहाँ पर भी हमको x की वैल्यू बताई जाएगी एज ए रूट, कि इस इक्वेशन का रूट ये है x की वैल्यू। अब आपको बताना है कि चेक करिए कि ये x की वैल्यूज इसी इक्वेशन के रूट हैं कि नहीं। तो तरीका क्या होगा? x की वैल्यू को उठा के इसमें रख देंगे जहाँ जहाँ x आता है, तो LHS और RHS क्या हो जाएंगे? बराबर। अगर LHS RHS बराबर हो गए तो जिस x की वैल्यू को आपने रखा है वो x की वैल्यू क्या कहलाएगा? इस इक्वेशन का रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो ये चेक करने का तरीका, ये हमारा पुराना तरीका है। इससे भी पहले आप चैप्टर 1 में इसको करके आ रहे हैं। समझ में आया या नहीं आया? तो सबसे पहले समझिए रूट कैसे निकालेंगे और उसके बाद उसको चेक कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग एग्जांपल्स में और एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। आया समझ में? तो हमारा टारगेट है हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकाले जाते हैं, और दूसरा टारगेट है चेक कैसे करेंगे कि अगर कोई रूट दिया है तो वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही रूट है या नहीं। ठीक है, तो पहले रूट निकालना सीखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको चैप्टर 1 के बेसिस पे कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा है
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में? तो एक एग्जांपल लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे दिखाते थे, एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल, ये नाम होता है पॉलिनोमियल का। और कोई पॉलिनोमियल होगा सपोज ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है जी, समझ आया? इज इट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और नॉट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं? पॉलिनोमियल के लिए शर्त क्या है? जितने वेरिएबल है सबका पावर होल नंबर होना चाहिए। तो ठीक है जी, पावर 2, पावर 1, x का पावर 0, होल नंबर है सब, तो ये पॉलिनोमियल है। मैक्सिमम पावर कितना है? 2, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या चीज है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसको सॉल्व करना आपने सीखा है, इसकी वैल्यू निकालना आपने सीखा है कि नहीं? x की वैल्यू कैसे निकालते थे अपन? x की वैल्यू, ये इसमें 3 टर्म है, याद रखिएगा, प्लस और माइनस टर्म बनाते हैं। कौन? प्लस और माइनस। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, तो ये टर्म बनाएंगे। माइनस के इधर और इधर एक टर्म, दूसरा टर्म, समझ आया? प्लस के इधर और इधर एक टर्म, दूसरा टर्म, तो टोटल कितने टर्म हो गए? 1 2 3। आया समझ में? 3 और x के बीच कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। तो आप इसको 2 टर्म मानोगे कि एक ही टर्म मानोगे? एक टर्म। मल्टीप्लाई और डिवाइड टर्म नहीं बनाते। अगर किसी नंबर या वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन है या नहीं भी है तो उसको आप सिंगल टर्म मानेंगे, 2 टर्म नहीं मानेंगे। आई मेरी बात समझ? तो टर्म कौन बनाता है? प्लस और माइनस। कितने टर्म है? 3 टर्म है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का एक मेथड ऑलरेडी आपको आता है, उस मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बनाना। क्या बनाना? अब ये सारे कॉमन नेम है जो चैप्टर 1 में आपको अच्छे से आने चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमाइंडर, समझ में आ रहा है? स्प्लिटिंग किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें चैप्टर 1 में आपको अच्छे तरीके से सिखाई जाती है। अगर आपने नहीं सीखा है तो हमारी वीडियोस आप रिफ़र कर सकते हैं डिटेल के लिए। ठीक है, ओके। तो इसमें कितने टर्म है जी? 3 टर्म। ये बीच वाला टर्म है, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करना मतलब तोड़ देना। किसी एक चीज़ को तोड़ोगे तो कितने पीस बनेंगे? 2 पीस। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे तो ये 2 टुकड़े में टूट जाएगा। समझ आया? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और x की वैल्यू निकालना है। समझ आया? ये काम आपने किया हुआ है। अब अगर नहीं किया है तो ध्यान से समझिए किस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट किया जाता है और x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है जी। यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? a, x के साथ जो होगा वो b, और बिना x वाला जो होगा वो c। आया समझ? ओके। यहाँ पे कितना नंबर है? 1, और ये लास्ट में कांस्टेंट नंबर कितना है? तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए ऐसे। कितना आया मल्टीप्लाई करने से? 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। समझ आया? ये जो 2 आया इसको मैं बोलता हूँ टारगेट। क्या बोलता हूँ? हमारा टारगेट कितना है? 2। ये टारगेट किससे बनता है? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर के मल्टीप्लिकेशन से। आया समझ? एक एक स्टेप ध्यान से समझिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर, इनके मल्टीप्लिकेशन से जो चीज़ बनती है उसको टारगेट बोलेंगे हम। ठीक है, तो हमारे दिमाग में आ गया कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 है, हमारा टारगेट 2 है। अब हमको 2 नंबर सोचने हैं अपने से। क्या सोचने हैं? 2 नंबर हमको इमेजिन करने हैं, लेकिन उस 2 नंबर की खासियत ये होगी कि उन दोनों नंबरों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा टारगेट आना चाहिए। समझ आया? 2 नंबर मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए? टारगेट कौन है अभी? 2। तो ऐसे 2 नंबर सोचना जिनको मल्टीप्लाई करने में क्या मिलता हो? 2 मिलता हो। और उन्हीं दोनों नंबरों को चाहे हम प्लस करें चाहे माइनस करें, प्लस या माइनस कुछ भी करने से 3 मिलता हो। इसका साइन कोई मैटर नहीं रखता, माइनस है प्लस है, हमको 3 चाहिए बस। तो ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में 2 आए और जोड़ने या घटाने में 3 आ जाए? सोचिए, सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे? नहीं सोच पा रहे हैं? 1 और 2। क्यों? 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होता है? 2, और 1 और 2 को जोड़ने से क्या आएगा? 3। आया समझ कि नहीं आया? क्या मैं 4 और 1 ले सकता हूँ? 4 में 1 घटाने से भी 3 आ जाता है। तो कमी क्या है 4 और 1 में? हाँ, उनको मल्टीप्लाई करने में 2 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा। तो हमको दोनों शर्त पूरी करनी है। 2 नंबर ऐसे सोचने जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा टारगेट बन जाए, और उन्हीं दोनों को प्लस करें या माइनस करें तो हमारा मिडिल टर्म बन जाए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर सोच पाए आप? 2 और 1। ठीक है, सोच लिए दिमाग में। अब आप क्या करते हैं, ये वाला जो नंबर है, ये नंबर
और ये वाला साइन एज इट इज़ लिख देते हैं। इस वेरिएबल और इस साइन को आप नहीं छेड़ सकते, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? उसके बाद तोड़ना इसको है, और इसके लिए आपने दो नंबर बताए हैं, एक 2 बताया, एक 1 बताया है, एक 2 और एक 1। तो हम क्या करेंगे, देखो 2 उधर लिखा है तो हम पहले 1 को लिख लेंगे, 2 को 2 के पास लिख देंगे। आ रहा समझ? तो पहला नंबर हमने क्या सोच लिया, 1, ये 3 के साथ x भी है तो x भी आप साथ में लगाते जाएंगे, 1x और 2x। आ रहा समझ? क्योंकि ये 3x है तो 1x और 2x जुड़े होंगे तब 3x बना होगा। तो पहला नंबर कौन सा हो गया, 1x, 1 अपन नॉर्मली लिखते नहीं है, ठीक है, 1x हो गया ये। और दूसरा नंबर क्या है, 2x। अब बताइए 1x और 2x को जोड़ के 3 लाना है कि घटा के 3 लाना है, जोड़ के। लेकिन जोड़ने में प्रॉब्लम ये, एक माइनस साइन पहले ही यूज़ हो चुका है, तो यहाँ पे हमको कौन सा साइन रखना चाहिए कि माइनस के साथ वो मिल करके एडिशन का ऑपरेशन करवा दे, माइनस। माइनस माइनस प्लस होता है, ये आप सबको समझ आता है। तो यहाँ कौन सा साइन लग गया, माइनस। तो देखिए ये जो 3x था ये अब 2 नंबरों में स्प्लिट हो गया, इसी को बोलते हैं स्प्लिट करना। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिए, एक पीस था 2 पीस बन गया टूट के। आया समझ? इस नंबर को एज इट इज़ लिखना है, ये साइन एज इट इज़ लिखना है, खाली बीच वाला नंबर ऐसे टूटेगा और ये साइन जो यहाँ पे यूज़ होना है वो इसको देख करके यूज़ किया जाएगा, इसके हिसाब से। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर हम यहाँ प्लस लगाते, तब ना प्लस 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 होता। आया समझ? ठीक। तो इसके साइन के हिसाब से ये साइन लगेगा। उसके बाद जैसे ये 2 नंबर में स्प्लिट हुआ, बाकी की चीज़ें ये साइन और ये एज इट इज़ लिख देंगे हम, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब फिर से ये बीच वाले साइन को आप माइलस्टोन मानेंगे, ठीक, और इसको पकड़ के इसको एक टर्म मान लेंगे, इसको दूसरा टर्म मान लेंगे, ये बीच वाले साइन को। यानी अब आपको इसमें कॉमन देखना और इसमें कॉमन देखना है। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ कॉमन है, इस टर्म में x है और इस टर्म में 2 ठो x है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो 2x है, एक x यहाँ से हमने कॉमन बुला लिया। यहाँ क्या बचा, एक x बचेगा क्योंकि यहाँ 2x थे, x इंटू एक्स, माइनस यहाँ से x निकल गया तो क्या बचा 1, क्योंकि इसको हम 1 इंटू एक्स लिखेंगे, ठीक है, 1। फिर ये माइनस साइन, यहाँ पर देखिए दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2, ये हमने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ क्या बचेगा 2, लेकिन यहाँ साइन क्या रखें, प्लस नहीं रखना जी, क्योंकि ये डब्बा और ये डब्बा सेम बनेगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। 2 निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा 1। साइन मैं पूछ रहा हूँ, साइन, साइन क्या रखेंगे, माइनस क्यों, हाँ क्योंकि यहाँ माइनस है, दिस इज अगेन माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो इसको आप क्या इमेजिन करेंगे, माइनस माइनस, तो एक माइनस कॉमन निकल आया। तो अगर यहाँ से एक माइनस निकल गया तो क्या बचा, एक माइनस बचा, तभी तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। नहीं समझे? और दूसरी चीज़ दिमाग में ये रखिए, जैसा ये डब्बा बनता है सेम टू सेम ये डब्बा भी वैसे ही बनेगा। अगर इसके अंदर का साइन और इसके अंदर का साइन मैच नहीं कर रहा और दोनों ये नंबर यहाँ मैच नहीं कर रहे, तो समझ जाइए कहीं गलती हो गई हमसे, और यहीं रुक जाइए, वापस चल जाइए सुधारने के लिए। तो समझे आप? तो दोनों डब्बे के अंदर नंबर्स और एज वेल एज साइन कैसे बनेंगे, सेम बनेंगे। समझ में आई बात मेरी कि नहीं आई? अगर यहाँ और यहाँ आपको गड़बड़ दिख रहा है, अलग अलग दिख रहे हैं साइन या नंबर कुछ भी, तो यहीं रुक जाइए, ऊपर चले जाइए, क्योंकि ऊपर कुछ मिस्टेक हो चुका है। अगर मिस्टेक नहीं है तो बाकायदा ऐसे बनेगा। ठीक है जी? अब फिर से हमको ये वाला साइन बीच का साइन मानना है, इसको एक टर्म समझिए, इसको दूसरा टर्म समझिए, ये एक ही टर्म है। ये डब्बा एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, 2 नंबर मल्टीप्लाई में है, तो एक टर्म हुए कि 2 टर्म हुए। अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, टर्म कौन बनाता है, प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड टर्म नहीं बनाते। तो ये दोनों नंबर प्लस और माइनस में कि मल्टीप्लाई में है। इस डब्बे को एक नंबर समझो, डब्बे के अंदर जो कुछ भी लिखा है सॉल्व होकर एक नंबर ही ना बनेगा, और ये एक नंबर ही बनेगा। तो 2 नंबर है, ये 2 नंबर के बीच में कौन सा साइन है यहाँ, कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई है तो एक टर्म माना जाएगा कि 2 टर्म, एक टर्म। इसी तरह ये दोनों चीज़ें एक टर्म है कि 2 टर्म है, एक टर्म। तो एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, दोनों में देखिए क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, ये डब्बा और ये डब्बा दिख रहा है, x-1 x-1 दोनों में है। तो हम दोनों में से x-1 बाहर निकाल लेते हैं। ये x-1 हमने यहाँ और यहाँ दोनों में से कॉमन निकाल लिया। तो बताइए इतने पोर्शन में अगर x-1 बाहर चला गया तो क्या बचा इसमें, x, तो ये हमने लिख दिया x। और इतने पोर्शन में x-1 बाहर चला गया तो कौन बचा, हाँ -2। ये 2 चीज़ें बची। इसका नाम हमने रखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या रखा था, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म को स्प्लिट किए, स्प्लिट करके यहाँ तक पहुँच गए। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको ध्यान से देख लीजिए,
इसका प्रारूप देख लीजिए, इसका रूप देख लीजिए, इसका रंग देख लीजिए और इसका नाम देख लीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये क्या है? क्या है ये फैक्टर है। क्या चीज़ है? फैक्टर। नाम याद रहेगा। कैसा दिखता है फैक्टर? डब्बे के अंदर और बीच में मल्टीप्लाई। तो दो डब्बा अगर मल्टीप्लाई में दिखा तो वो डब्बे क्या होंगे? वो फैक्टर होंगे। इसको मैं आगे बार बार पूछता रहूँगा आपसे, इसलिए अभी दिमाग में बैठा लीजिए इसको। आया समझ? ये दो डब्बे जब भी आपको ब्रैकेट में दिखेंगे मल्टीप्लाई में, दो डब्बे, तो उसको हम क्या बोला करेंगे? फैक्टर। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं? फैक्टर तक। कहाँ तक पहुँचते हैं? तो हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिट करके फैक्टर बना लिया। क्या बना लिया? ये फैक्टर बन गए ना, फैक्टर तक पहुँच गए। इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? क्योंकि हम स्प्लिट करके पहुँचते कहाँ हैं? फैक्टर तक। क्या बनाते हैं? फैक्टर बनाते हैं, इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। क्या नाम हो गया जी इस मेथड का? ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं, समझ में आता है? आता है? हाँ। अब आप क्या करते हो, इन दोनों फैक्टर को बारी बारी इक्वल टू 0 करते थे। चैप्टर 1 की बात है। कहाँ की बात है? हाँ, देखिए फिर से, फैक्टर किसको बोलते हैं अपन? फैक्टर का मीनिंग भी तो क्लियर होना चाहिए। ये तो हमने नाम बताया कि इसका नाम फैक्टर है, लेकिन फैक्टर बोलेंगे किसको? नहीं मालूम। नहीं मालूम। पूरा चैप्टर 1 आप पढ़ के आ रहे हैं पॉलिनोमियल का। फैक्टर थ्योरम पढ़ा है आपने उसमें, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है आपने उसमें, और फैक्टर किसको बोलते हैं नहीं मालूम। ठीक है, नहीं पता? हाँ, इधर देखिए, अब ये एक नंबर है। क्या है? आप मुझे बताइए, इस नंबर को ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो डिवाइड कर सकते हैं? क्या 1 इसको डिवाइड कर देगा? 1 12 जा 12। क्या 2 इसको डिवाइड कर देगा? 2 6 जा 12। क्या 3 इसको डिवाइड कर देगा? 3 4 जा 12। क्या 4 इसको डिवाइड कर देगा? 4 3 जा 12। क्या 5 इसको डिवाइड कर देगा? क्या 6 6 2 जा 12। क्या 7 8 9 10 11 12 12 1 जा। और कोई नंबर है क्या जो 12 को डिवाइड करेगा? 12 के आगे 13 के टेबल में तो 12 नहीं आना ना जी, 12 से बड़े नंबर आने हैं सबके सब। वही नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है जो उसके टेबल में आता है। नहीं समझे? 2 के टेबल में 12 आता है कि नहीं? तो 2 12 को डिवाइड भी कर देगा। 3 के टेबल में 12 आता है कि नहीं? इसलिए 3 12 को डिवाइड कर देगा। 4 के टेबल में 12 आता है कि नहीं? आता है, इसलिए 4 12 को डिवाइड कर देगा। 6 के टेबल में 12 आता है कि नहीं? इसीलिए 6 भी 12 को डिवाइड कर देगा। 12 के टेबल में 12 आता है कि नहीं? 12 1 जा आता है ना, इसलिए 12 भी 12 को डिवाइड कर देगा। 13 के टेबल में 12 नहीं आता, इसलिए 13 12 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो कौन सा नंबर किसको डिवाइड करता है? जो उसके टेबल में आता है वही नंबर को वो नंबर डिवाइड कर पाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझे नहीं समझे? तो इतने सारे नंबर हैं जिसके टेबल में 12 आता है, इसलिए ये सारे नंबर 12 को डिवाइड कर सकते हैं, और रिमाइंडर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड करेंगे, इसलिए ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? 12 के फैक्टर्स। समझ आया? तो फैक्टर्स कौन होते हैं जी? फैक्टर वो नंबर होते हैं जो दिए हुए नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं। पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं। समझे? पूरी तरह डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम यहाँ इनका नाम रख रहे हैं कि देखो ये फैक्टर हैं, ये दोनों क्या हैं? फैक्टर हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? फैक्टर का काम क्या होता है? विच डिवाइड्स कंप्लीटली, जो पूरी तरह से डिवाइड कर दे उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। इसका नाम हमने फैक्टर रखा है, तो ये क्या करते होंगे? पूरी तरह से डिवाइड कर देते होंगे। किसको किसको किसको? पॉलिनोमियल को। यही तो है पॉलिनोमियल हमारा। तो ये दोनों अगर इसको डिवाइड करने में उतार आए तो इसको पूरी तरह डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आया समझ में? इसीलिए इनको फैक्टर बोलते हैं, नहीं तो हम काहे को इसको फैक्टर बोलते हैं। और ये चीज़ आपने चैप्टर 1 में प्रैक्टिस की हुई है, डिवाइड करके, एक्चुअल डिवाइड करके। डिवाइड करने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके? एक तो ऐसे लिखते हो तुम लोग, ये पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड करना है उसको डिविडेंड बोलेंगे, ऐसे लिखे। इससे डिवाइड करना है तो ऐसे लिख दिए। है डिवीजन का तरीका कि नहीं है? तो ये तो लॉन्ग डिवीजन का मेथड है। एक्चुअल आपको इसमें डिवीजन करके दिखाना पड़ेगा। लास्ट में जाकर के क्या मिलने वाला है? रिमाइंडर 0। तब कट पिट जाता है, रिमाइंडर 0 मिलता है। तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये चीज़ क्या होगी? इसका ये फैक्टर होगा, इसीलिए उसने रिमाइंडर 0 कर दिया डिवाइड करके। तो ये एक्चुअल डिवीजन है।
विदाउट एक्चुअल डिवीजन भी हम लोग रिमाइंडर 0 ला के दिखा सकते हैं। वो तरीका क्या है देखिए, हमको पता है ये फैक्टर है, ये जब इसको डिवाइड करेगा रिमाइंडर कितना देगा 0, तो इसके लिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम की ब्यूटी ये है, उसकी खूबसूरती ये है कि बिना एक्चुअल डिवीजन किए वो आपको रिमाइंडर दे देता है, डिवाइड किए बगैर रिमाइंडर आ जाता है। कैसे आता है देखिए, दिस इज फैक्टर। हम क्या करते हैं, फैक्टर को इक्वल टू 0 करते हैं। क्या करते हैं, इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये निकला, ये क्या चीज़ था, ये कौन था, कौन है ये, फैक्टर को क्या किए इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू निकाले, निकला। अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं। डिवाइड करने का हमारा तरीका होता है कि देखो भैया, जिसको डिवाइड करना है x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, ये क्या था हमारा पॉलिनोमियल, क्या था पॉलिनोमियल। इसको डिवाइड किससे करवाना है, x माइनस 1 से। तो डिवाइड कराने का तरीका है इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू निकालो, निकला। अब डिवाइड करना है, डिवाइड करने का तरीका है x की वैल्यू में 1 रख दो जहाँ जहाँ x आता है। यहाँ x आया, यहाँ हमने रख दिया p ऑफ 1, यहाँ x आया, ये रख दिया 1, यहाँ x आया, ये रख दिया 1, और इसको सॉल्व कर लिया। 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, दिस इज 2, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, प्लस प्लस साथ में सॉल्व होगा। 1 और 2 कितना हो गया, 3 माइनस 3 कितना 0। तो ये डिवीजन हो गया, आंसर कितना आया 0। आंसर मतलब ये रिमाइंडर है, जो लास्ट में आता है इसको क्या बोलते हैं अपन, रिमाइंडर। समझ आया। तो हमने 1 रख के इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, लास्ट में आंसर क्या मिल गया 0, मीन्स रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो डिवाइड किसने किया, इसने किया, इसने जब इसने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना छोड़ा 0। तो पूरी तरह डिवाइड कर दिया कि नहीं। और जो चीज किसी नंबर को पूरी तरह डिवाइड करती है वो क्या कहलाती है, इसीलिए x माइनस 1 क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। आया समझ। फिर हम इसको भी फैक्टर बोल रहे हैं, इसका मतलब है ये भी इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो तरीका क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करिए, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो जब आप यहाँ 2 भी रखोगे ना तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। देखिए x की जगह 2, x की जगह 2, x की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 प्लस 2, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, प्लस प्लस प्लस, साथ में सॉल्व होगा 4 और 2 6, दिस इज 6, व्हाट इज 6 माइनस 6 0, अगेन रिमाइंडर इज 0। दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर। तो मैं इसका फैक्टर नाम ऐसा ही नहीं रख रहा हूँ जी, ये काम भी करके देता है रिमाइंडर 0 करके। आया बात समझ में या नहीं आया, आ गया। तो ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर बनाया, इसलिए इस मेथड का नाम क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। आया समझ। अब देखिए, अब यहाँ काम की चीज़ ये है कि हमने फैक्टर को इक्वल टू 0 करके ये वैल्यू निकाली। क्या निकाली, वैल्यू निकाली। और इस वैल्यू का कमाल क्या है कि अगर मैं इसको पॉलिनोमियल में रख देता हूँ, इसी पॉलिनोमियल में, तो ये पॉलिनोमियल को क्या बना देता है 0। किसको रखने से, ये जो फैक्टर हमको मिलते हैं, फैक्टर को इक्वल टू 0 करके जो वैल्यू हमको मिलती है, फैक्टर को 0 के इक्वल करने के बाद जो वैल्यू मिलती है x की, उस वैल्यू को उठा के अगर मैं पॉलिनोमियल में रख देता हूं तो पॉलिनोमियल को वो कितना बना देता है 0। इसलिए ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया। काहे के लिए बोल रहे हैं इनको 0 ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि इनको अगर हम पॉलिनोमियल में रखेंगे तो पॉलिनोमियल को क्या बना देंगे 0। और पॉलिनोमियल को 0 बनाने का मतलब क्या है, डिवाइड करना और रिमाइंडर 0 लाना। दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। ये जो चीज एक्शन यहाँ पे हुआ, यही क्या चीज है, ये रिमाइंडर थ्योरम है। ये हमको क्या सहूलत देता है कि आपको लंबा चौड़ा डिवीजन नहीं करना है, ऐसे ही टाइम पास में रिमाइंडर आ जाएगा, बिना डिवाइड के रिमाइंडर आ जाता है। ये खासियत होती है रिमाइंडर थ्योरम की। आया समझ में बात या नहीं आया। दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर है। तो हम इन x की वैल्यू को क्या बोलेंगे, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। काहे बोलेंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल को क्या बनाते हैं 0 बना देते हैं। क्लियर हुआ। ये चैप्टर 1 का ओवरव्यू है। ठीक है। अच्छा, सेम इसी चैप्टर में अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर लेंगे। क्या करेंगे, इक्वल टू 0। इक्वल साइन आया, इक्वल साइन आने से ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन। तो इसको अब क्या बोलना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलना है, हाँ। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि कौन सा साइन इन्वॉल्व हो गया, इक्वल। दैट्स व्हाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया। नाउ हियर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। क्लियर। और वही तो किया जी, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 कब आता है, जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। ये हमारी पिछली क्लास में बात हो चुकी है। 2 चीज हम मल्टीप्लाई करें
और आंसर 0 आए, ये डब्बा और ये डब्बा मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर क्या आ रहा है 0। तो दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन 0 कब आता है? या तो ये 0 हो, या तो ये 0 हो, या दोनों 0 हो, तभी उनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ सकता है। तो एक बार हमने इसको इक्वल टू 0 किया, एक बार इसको इक्वल टू 0 किया और x की वैल्यू निकाली। इस x की वैल्यू को चैप्टर 1 में हम लोग बोलते थे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में हम इसका नाम रख देंगे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम रखेंगे? चीज वही है, चीज वही है ना, मेथड वही है ना, खाली क्या बदल रहा है? नाम बदल रहा है। तो अब से हम इन x की वैल्यूज को क्या बोला करेंगे? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ गया? अच्छा, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, ये तरीका समझ आया ना आपको? दूसरा सवाल ये है, मान लो ये बीच का प्रोसेस हम आपको ना बताए होते, यहाँ तक का इतना प्रोसेस हम खा जाते। हम आपको बताते कि देखो भैया ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बताते? ये मिटा दूं यहाँ पे मैं। हम आपको इंफॉर्मेशन देते कि देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या है ये? दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमने आपको x की दो वैल्यू बता दी, एक वैल्यू बता दी 1, एक वैल्यू बता दी 2। ये हमने आपको बताया दो ठो रूट। क्या बताया? रूट, दो रूट बताए। रूट मतलब समझ गए ना, वही x की वैल्यू 0, उसी का नाम रूट है। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए क्या ये रूट इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं? मतलब क्या इसी को सॉल्व करके ये वैल्यू निकाली गई हैं, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, और बीच का प्रोसेस आपको नहीं बताया गया है। हम डायरेक्ट इक्वेशन दे रहे हैं, ये रूट दे रहे हैं, और आपसे पूछ रहे हैं क्या ये रूट इसी इक्वेशन के रूट हैं? तो अगर ये इसी इक्वेशन के रूट होंगे तो क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे? सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई चेक करने का तरीका क्या है? अब हमारा ये दूसरा टारगेट है, हाउ टू चेक रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को कैसे चेक करेंगे कि उसी का रूट है कि नहीं है? तो तरीका क्या होता है? अगर ये इसी का रूट है तो इसको उठा के x की जगह रखो, ये क्या करेगा? इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट, पुट x इज इक्वल टू 1 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रखिए जहां जहां x आता है, 1 स्क्वायर, हाँ, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0, 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS, वो बराबर। तो x इक्वल टू 1 ने इसको क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया, LHS RHS बराबर कर दिया। इसका मतलब है ये x की वैल्यू इसी की वैल्यू है, इसी का रूट है। क्या बोलेंगे? ये इसी का रूट है, वेरीफाई हो गया। आया समझ? इसी तरीके से जब आप x इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये रखा हुआ है, 0 आता है कि नहीं? आता है, तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, LHS RHS। आया समझ में? तो इस तरह से हम लोग रूट को चेक करेंगे। शुरू के हमारे जो एग्जाम्पल आएंगे वो इसी पर आएंगे कि रूट आपको चेक करके बताना है। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम लोग ये जो मेथड सीखा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, इसको यूज करके हम रूट्स निकाला करेंगे। ठीक, यहाँ तक नोट करिए, आगे बढ़ेंगे अब हम। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, पढ़िए जरा पहला क्वेश्चन। वेरीफाई वेदर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये x की वैल्यू हमको दो ठो बताई गई है और हमसे पूछा जा रहा है क्या ये x की वैल्यू इस दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं है। तो जब किसी इक्वेशन के कोई रूट होते हैं तो इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर ये रूट होंगे सेटिस्फाई करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर वैल्यू नहीं मानी जाएगी। तो बारी बारी दोनों को रख के चेक करिए। तो पहले हमको क्या करना है? पुट x इज इक्वल टू 1 रखिए इसमें, या पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं उसके बाद फिर पुट करते हैं। चलिए, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें पहले क्या पुट करें हम? x इज इक्वल टू 1 पुट करिए। वन का स्क्वायर 1, दिस इज 1, दिस इज 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, 1 इक्वल टू 0। क्या 1 0 के बराबर होता है? नहीं होता। दिस इज नॉट सेटिस्फाई। इसका मतलब है LHS और RHS बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है, क्योंकि उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया है। ठीक है, देयरफॉर डिक्लेयर करेंगे x इक्वल टू 1 इज नॉट
रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? फिर आप क्या पुट करेंगे? -1। क्या पुट करना है जी? दूसरा -1 रखिए इसमें, सेम इक्वेशन में। -1 का स्क्वायर -1 और 1 इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं -1 रख रहा हूँ। इक्वेशन के जो प्लस माइनस है उसको नहीं छेड़ना है, एज इट इज़ रखना है। देखिए ये x की जगह मैंने -1 रखा, x का स्क्वायर था इसका स्क्वायर कर दिया, ये माइनस लगा एज इट इज़। जहाँ x था x की जगह मैंने -1 रखा है और साथ में ब्रैकेट कर दिया। ठीक है? दिस इज़ 1 इक्वल टू 0। निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? किसी भी निगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर है तो निगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, और अगर ऑड नंबर होता तो वो निगेटिव रहता है। ये आप 8वीं में पढ़ते हो रूल। तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर अगर हो गया तो प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1। ये आगे कुछ नहीं है तो माइनस माइनस प्लस, 1 2 3 इक्वल टू 0। आपस में बराबर नहीं होंगे तो फिर से आप वही स्टेटमेंट लिखोगे, LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो क्या चीज़ रखने से LHS RHS बराबर नहीं आया? -1 रखने से, इसलिए -1 रूट नहीं होगा। यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एग्जाम्पल 2 भी सेम दिया है, इसमें x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 दे दी है, और इक्वेशन है x² - 5x + 6। x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। दिस इज सेकंड इक्वेशन। और इक्वेशन हमको क्या दिया है? x² - 5x + 6। सेम क्वेश्चन है, आपको वेरीफाई करना है कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं या नहीं है। होंगे तो क्या करेंगे? ये सेटिस्फाई, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे, जैसे ये नहीं किए। तो चलिए पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2। तो जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट कर दीजिए। दिस इज 4 5 2 जा 10 + 6। दिस इज प्लस, साथ में सॉल्व होंगे, प्लस 6 और 4 10 -10 इक्वल टू 0। कैंसल, 0 इक्वल टू 0। LHS RHS बराबर हुआ। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2 ने हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। क्यों किया होगा? क्योंकि वो रूट होगा। तो x इज इक्वल टू 2 क्या चीज़ है? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया? फिर हम दूसरे को भी चेक करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। हाँ, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 5 3 जा 15, ये पॉजिटिव 9 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव, साथ में सॉल्व होंगे, प्लस तो 9 और 6 15। और आप जान रहे हैं ये कट के क्या होना है इनको? 0। LHS RHS। तो दोनों ने सेटिस्फाई किया, तो दोनों क्या कहलाएंगे? रूट कहलाएंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया? ये हमारे 2 एग्जाम्पल हैं। अब इसी पर एक ट्राई दिस बांधा गया है आपके टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 69 में। उम्मीद है उसको आप कर सकते हो। यही x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, बगल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, उस पर रख के आपको चेक करना है। कर सकते हो ना? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं किस तरह से हमको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हाँ, ये कुछ ट्राई दिस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, पेज नंबर 70 के है ना? कितना है? 69। पुरानी बुक है, नई बुक है? उसको नहीं कर रहे जी, क्वेश्चन तो मिलाइए। तो आप कर लेंगे, रूट रख के चेक करने वाला ना, वो नहीं है, उसके बाद वाला 70 में है ये ना, है ना? 70 में है ना? हाँ, ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि यहाँ से आपको एक और छोटा सा आइडिया लग जाए कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब क्या करना है। ठीक है? नहीं समझे अभी मेरी बात? क्या समझे? हैं? समझे क्या? ऐसी सिचुएशन आएगी तब क्या करना है,
अब ऐसी सिचुएशन का क्या मतलब है, आपको तो हवा ही नहीं लगेगा कौन सी सिचुएशन चल रही है, तो कैसे फिर डिसीजन करोगे, हैं कैसे करें? देखो ध्यान से समझो, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। कितने टर्म होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में? कितने टर्म? ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, 3 टर्म होते हैं। और बेसिक लेक्चर में मैंने आपको बताया है अगर कोई टर्म गायब हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हमको और खुश हो जाना चाहिए अगर कोई टर्म गायब हो गया तो। क्या समझे? क्या हो जाना चाहिए? क्योंकि हमको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना पड़ेगा। मेन झंझट क्या रहता है, हमको रूट चाहिए। रूट कब मिलता है? एक्स की वैल्यू कब मिलती है? जब आप इसको क्या करोगे, हाँ ये मिडिल टर्म को 2 टर्म में स्प्लिट करोगे, 1-2 स्टेप जाओगे, तब जाके आपको एक्स की 2 ठो वैल्यू मिलेगी। नहीं समझे? अभी हम लोग वही ना कर रहे थे जी, नहीं कर रहे थे? बोलो ना, अभी वही कर रहे थे ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने एक्स की 2 वैल्यू निकाली थी, x = 1, x = 2, 2 वैल्यू आई थी। वो कब आई थी? अपने से आ गई थी कि निकालना पड़ा था मिडिल टर्म स्प्लिट करके? अपने से आ गई थी, हाँ निकालना पड़ा था मिडिल टर्म स्प्लिट करके, है ना। तो हमारा टारगेट होता है एक्स की वैल्यू निकालना, जिसको हम बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? और रूट कब निकलता है देवियों सज्जनों? जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, फैक्टर तक पहुंचते हैं, उसके बाद फैक्टर को इक्वल टू 0 करते हैं, दोनों फैक्टर को, तब जाके हमको क्या मिलता है? रूट मिलता है। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? अरे बोलो ना, फिर से देखो, फिर से समझो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर इसमें तीनों टर्म जिंदा हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए? मिडिल टर्म स्प्लिट, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कब? जब तीनों टर्म जिंदा रहेंगे तब, ठीक है। अब आपने मिडिल टर्म स्प्लिट किया, 1-2 स्टेप जाएंगे, अभी आप देख चुके, फिर आप कहाँ पहुँचते हो अल्टीमेटली? कहाँ पहुँचते हो प्यारे बच्चों? कहाँ पहुँचते हो? फैक्टर में। फैक्टर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, मान लो x - अल्फा, x - बीटा, मान लो अल्फा बीटा 2 ठो नंबर होंगे, ऐसे दिखता है फैक्टर? नहीं दिखता है। 2 डब्बे, x माइनस नंबर, x माइनस प्लस नंबर, माइनस प्लस कुछ भी होगा बीच में, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, ये हमने दिखाने के लिए लिखा है। इनको फैक्टर बोलते हैं कि नहीं बोलते? थोड़ा जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? फैक्टर। आप रूट कैसे मिलता है? जब आप किसको इक्वल टू 0 करते हो, फैक्टर को बारी बारी इक्वल टू 0 करते हो, तो आपको x की 2 वैल्यू मिल जाती है। मिलती है ना? मिलती है ना? हाँ, कैसे मिलती है? एक बार आप क्या किए थे, इसको इक्वल टू 0 किए, तो यहाँ से आपको ये मिल गया रूट, एक रूट मिला। एक बार आप इसको इक्वल टू 0 करते हो तो आपको ये रूट मिल गया, x = बीटा। अल्फा बीटा पढ़ते हैं इसको, ABCD नहीं पढ़ते, ठीक है। मिले रूट, मिल गए। तो मेरा सीधा सा मासूमाना सा सवाल ये है कि रूट मिलता किससे है? इसके जस्ट पीछे वाला स्टेप बताइए, ये रूट कहाँ से निकल के आता है? फैक्टर को इक्वल टू 0 करते हो, रूट निकल आता है। आता है? अब मान लो आपको ये 3 टर्म नहीं दिए हैं, 3 टर्म दिया रहेगा तब ये नाटक होना है, और 3 टर्म नहीं दिया, 2 ही टर्म दिया है, तो 2 टर्म में कौन सा टर्म मिडिल टर्म कहलाएगा? एक टर्म मान लो मर गया, इसमें से ये मर गया चाहे ये मर गया, ये नहीं मर सकता, ये मर जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक ही नहीं रह जाएगा वो। समझ में आ रही है ये कहानी? A फॉर एप्पल 0 नहीं हो सकता, ये शर्त थी हमारी क्वाड्रेटिक के लिए। तो मरेंगे तो कौन कौन मरेंगे? या तो C मर जाएगा या B मर जाएगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो 2 में से कोई एक टर्म अगर चला गया तो कुल क्या टर्म बचेंगे? 2 टर्म बचेंगे। अब अगर 2 टर्म है तो बताइए मिडिल टर्म कौन? किसको मिडिल टर्म मानोगे? मिडिल टर्म तो बीच वाले को बोलते हैं। जब 3 टर्म होते हैं तब ये बीच वाला मिडिल टर्म कहलाता है, इसको स्प्लिट करते हैं। और जब 2 ही टर्म रहेंगे तो मिडिल टर्म कौन होगा? कोई नहीं। नहीं समझे? नहीं समझे? 2 टर्म है तो बीच वाला टर्म किसको मानोगे? इसको कि इसको? बीच वाला तो बीच में होता है, ये तो किनारे, ये भी किनारे है, बीच में तो कुछ है ही नहीं है, तो मिडिल टर्म नहीं होता। अब अगर मिडिल टर्म ही नहीं होता तो स्प्लिट काहे को करें जी? स्प्लिट तो मिडिल टर्म को किया जाता है। आया समझ? तो जब आप स्प्लिट ही नहीं करोगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। लेकिन घबराओ नहीं, बहुत खुश हो जाओ, जब एक टर्म गायब रहेगा तो आपको इतने झंझट नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ पहुँच जाएंगे फैक्टर वाली लाइन में। आया समझ? नहीं आया? यहाँ देखिए एक टर्म गायब है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ट्राई दिस का। गायब है कोई? कौन गायब है बताओ स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके? A फॉर एप्पल गायब है, B फॉर बॉल गायब है, C फॉर कैट गायब है। कौन गायब है? C फॉर कैट। C फॉर कैट नहीं है तो बताइए कितने टर्म हो गए?
2, तो मिडिल टर्म कौन? कोई नहीं। तो फिर स्प्लिट करना है क्या? स्प्लिट किसको किया जाता है? मिडिल टर्म को। आई बात समझ? तो ठीक है, मिडिल टर्म नहीं है, हम स्प्लिट भी नहीं करेंगे। तो फिर x की वैल्यू रूट कैसे आएगी? ऐसे आएगी। देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, तो क्या करेंगे? x कॉमन, दोनों में से x कॉमन। भैया इसमें भी x है, इसमें भी x है, कॉमन आ गया। यहाँ 2 x थे, एक x बचा, यहाँ एक x था, खाली 11 बचा। ये पहुँच गया फैक्टर वाली लाइन। ये देखिए, ये नंबर मल्टीप्लाइड बाई ये नंबर, 2 नंबर जब मल्टीप्लाई में हो इक्वल टू 0 हो तो वो क्या कहलाते हैं? फैक्टर। हाँ, थोड़ा तकलीफ हो रही है ना देखने में, समझने में। 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई में हैं और इक्वल टू 0 है तो ये क्या होंगे? ये फैक्टर होंगे। देखिए ना, इसी को तो फैक्टर बोलते थे आप लोग। अरे भैया लो, इसको भी हम डब्बे में कर दे रहे हैं। अब हो गए 2 नंबर डब्बे में। डब्बा लगाओ मत लगाओ, 2 नंबर मल्टीप्लाई में होना चाहिए। है 2 नंबर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू 0 है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? फैक्टर। अब 2 चीज का मल्टीप्लीकेशन 0 कब हो सकता है? जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, तो दोनों 0 हो सकते हैं। तो ये x भी 0 हो सकता है, तो इसको हमने इक्वल टू 0 कर दिया। और ये भी 0 हो सकता है, इसको इक्वल टू 0 कर दिया। x इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू ही है। x माइनस 11 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 11। ये लो क्या आ गया? रूट। ये कहाँ से आया? ये कौन था? ये कौन था? हाँ, फैक्टर पहचानो। किसको पहचानना है? फैक्टर को पहचानना है। पहचान लीजिए फैक्टर की निशानी क्या होती है? 2 नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं, इक्वल टू 0 होता है, तो ये फैक्टर कहलाता है। और फैक्टर को ही इक्वल टू 0 करने से रूट मिलता है। ये रहे 2 फैक्टर, एक बार इसको इक्वल टू 0 किया, एक बार इसको इक्वल टू 0 किया, 2 रूट मिल गए। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है, लेकिन इसमें एक टर्म नहीं है। तो कितनी खुशी की बात है, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आ गया। नहीं समझे? इसको पहचानो, पहचानो, पहचानो। क्या ये क्वाड्रेटिक है? ये एक्सरसाइज 1 में मैंने आपसे पूछा है क्वाड्रेटिक है कि नहीं, इसी तरह के क्वेश्चन थे। ट्राई दिस में भी आपने बनाए थे, एक्सरसाइज में भी था, एक्सरसाइज 1 में। क्या ये क्वाड्रेटिक है? a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अगर मैं इसको खोल दूं, ध्यान से देखना, बनाना नहीं। अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको खोल देता हूं तो ये कैसे बनेगा? देखिए, a स्क्वायर माइनस 2ab, चेक करिए, 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x, और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये ऐसा बन जाएगा। ये जो अभी ऐसा दिख रहा है ऐसा बन जाएगा। अब उसमें कितने टर्म आ गए? 3 टर्म आ गए, तो मिडिल टर्म ये है। और अब मैं बोलूँगा x की वैल्यू निकालो, सॉल्व करो, तो फिर क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट, 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 फैक्टर तक पहुँचोगे, फिर इक्वल टू 0 करोगे फैक्टरों को, तब जाके रूट आएगा। क्यों? क्योंकि कौन है इसमें? मिडिल टर्म है। समझ आया कि नहीं आया? आया। जुगाड़ देखो, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 दिया है, इसका मतलब है x माइनस 1 कै बार आया होगा? मल्टीप्लाई में 2 बार। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? x माइनस 1 2 बार लिख सकता हूँ। तो अब देखिए हम डायरेक्ट कहाँ पहुँच गए? 2 डब्बे का मल्टीप्लीकेशन 0, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0। ये बनाएं या ऐसे लिख के बनाएं? ये बनाओगे, स्प्लिट करोगे, तभी यहाँ पहुँचोगे, लास्ट में पहुँचोगे यहीं, यही आएगा यहाँ पे नीचे स्प्लिट होने के बाद। नहीं समझे? करके दिखाएं, बोलो बोलो, दिखाएं करके, यही आता है कि नहीं? कि है विश्वास कि कर दें स्प्लिट? कर दें? हाँ, मन तो चाह रहा है, कर दो। लो देखो, टारगेट क्या है? 1 इंटू 1, 1। इसका कोफिशिएंट 1, ये नंबर 1। व्हाट इज द टारगेट? 1। तो 2 नंबर ऐसे सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने में 1 आता हो और प्लस माइनस करने में 2 आता हो। 1 और 1, 1 और 1। तो ये रहा एक्स स्क्वायर, 1x 1x। प्लस करना है, माइनस साइन यूज हो चुका है, माइनस लगाएंगे, प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन देखो, कॉमन देखो, यहाँ पे कॉमन क्या है? x माइनस 1। माइनस कॉमन निकाल लीजिए, 1 कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 1। यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन, क्या बचा? x माइनस 1। देखो पहुँचे वहीं पे? आया फैक्टर कि नहीं आया? हाँ, तो अब हमको करना क्या है? शॉर्टकट मारना है। क्या करना है? तो देखो, अगर आपने जहाँ होशियारी दिखाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो ये भग से ये बन जाएगा, 3 टर्म आ जाएंगे। तो फिर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके यहाँ पहुँचना पड़ेगा फैक्टर तक। आया समझ में? और अगर थोड़ी सी चतुराई दिखाई और हम इसको एक्सपांड नहीं करते होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो आपको समझना चाहिए 2 बार लिखा हुआ है। x माइनस 1 का पावर 2 मतलब ये 2 बार लिख लीजिए। डायरेक्ट कहाँ पहुँच गए? यहाँ, क्योंकि रूट निकलता है किससे? है, फैक्टर से। आपका टारगेट फैक्टर तक पहुँचना है, चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट करके पहुँचो, चाहे डायरेक्ट पहुँचो। पहुँचना कहाँ होता है? फैक्टर तक। ये हम पहुँच गए फैक्टर तक। अब क्या करना है? एक बार इसको इक्वल टू 0, एक बार इसको इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1
यहाँ से x की वैल्यू 1, ये 2 ठो रूट निकल आए। समझे कि नहीं समझे? तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस भाषा में दिया हुआ है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाना कि इस भाषा में नहीं दिया हुआ है, ऐसे बना लें, और ये शॉर्टकट है हमारे पास। समझ में आता है ना? हाँ, इसको देखो क्या मतलब है इसका। मैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर लगा के एक्सपांड करूँ, ऐसे एक्सपांड कर लूँगा तो क्या झंझट हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का झंझट। और ये कितना ब्यूटीफुल है ये कि क्या बोलता है, हम 2 बार हैं, क्या है 2 बार। तो इसको क्या करना है आपको, अब आप डायरेक्ट कहाँ पहुँच गए, फैक्टर वाली लाइन में पहुँच गए, आपको स्प्लिट नहीं करना पड़ा। अब आंसर कहाँ है, दोनों को क्या करना है, बारी बारी इक्वल टू 0 करना है और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बार आप इसको इक्वल टू 0 करो और एक बार इसको इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू -3 मिल जाएगा, -3 ना, और यहाँ से भी x इज इक्वल टू -3। ये हमारे रूट हो गए। क्लियर? हाँ, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ बताइए क्या करना है। दोनों को जहाँ डब्बा मल्टीप्लाई किए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा वैसा। अब फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। ये देखो 2 डब्बे मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0, क्या है ये फैक्टर। तो अब आप उम्मीद है फैक्टर पहचान लेंगे, और फैक्टर से ही रूट निकलता है, ये भी आपको याद रहेगा। तो क्या करना है रूट निकालने के लिए, ठीक है। तो एक रूट आ गया x इक्वल टू 2, एक रूट आ गया x इक्वल टू -3, चलेगा। हाँ, इसको देखो, ये क्या है, फैक्टर है। 2 नंबर मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0। डब्बा मत खोजो ना, हर जगह डब्बा नहीं देखना। मल्टीप्लाई में है ना 2 नंबर मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0, ये क्या है, फैक्टर वाली लाइन। तो एक बार क्या करो, इस नंबर को इक्वल टू 0, एक बार इस नंबर को इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो 0 ही मिला और यहाँ से 1, ये आ गया रूट, ठीक है। तो हमारे लिए एडवांटेज है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से किसी एक टर्म को भी अगर गायब कर दिया गया तो हम बहुत मज़े से रूट निकालेंगे बिना स्प्लिट किए हुए, चाहे ये गायब हो जाए चाहे ये गायब हो जाए, कोई भी। ठीक बात, समझ गए। लेकिन अगर तीनों टर्म रहेंगे तो फिर कौन सा रास्ता रहेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही बनाना पड़ेगा, उसका कोई उपचार नहीं है, नोट कर लीजिए। हाँ जी, एग्जाम्पल 3 में आते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको बनाना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है 8x² - 22x - 21 इज इक्वल टू 0। 3 टर्म है कि 2 टर्म है कि 1 टर्म है, और 3 टर्म जब रहता है तो क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करना ही पड़ता है। तो उसके लिए पहले टारगेट सेट करना पड़ेगा। टारगेट क्या है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 21, मल्टीप्लाई करिए 168 आएगा। तो व्हाट इज टारगेट, 168। अब आपको 2 नंबर सोचने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 168 बने और जिसको प्लस या माइनस करें तो 22 बने। अब ऐसा नंबर कौन सा होगा, छोटे छोटे नंबर होते 2, 4, 6, 8, 12 तो आप तुरंत पकड़ लेते। अब ये बड़ा नंबर आ गया है तो न पकड़ पाएंगे। ऐसा ही है ना कि पकड़ ले रहे हो। अगर आप बुक की सहायता ना लो, बगैर देखे हम आपसे क्वेश्चन पूछें, एग्जाम्पल का सोल्यूशन नहीं देखना है, तब आप कैसे बताओगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 168। ठीक किया हूँ ना, 8 × 8 8 दूनी 16। तो 2 नंबर आपको ऐसे सोचने हैं, इसको ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। 2 नंबर ऐसे सोचने हैं आपको कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 168 आए और इन्हीं दोनों नंबरों को प्लस करें या माइनस करें तो 22 आ जाए। तो दिमाग में तो नहीं आ रहा होगा। अगर दिमाग में कभी ना आए तो ये जो टारगेट होता है इसको फट से एलसीएम मेथड से फैक्टराइज कर लेना। क्या करना है, एलसीएम मेथड से। हाँ, तो आपको छोटे 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 यहाँ प्राइम नंबर मिल जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो ज़रा करवाइए मुझे फटाक से। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा और 21 21 जा। नहीं समझे, क्या समझे, ये 22 चाहिए। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अब हमको नंबर कौन कौन से मिले, देखो 2 मिल गया, 2 मिल गया, 2 मिल गया, 21 मिल गया। इनको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, 3 बार 2 और 1 बार 21, बस गेम खत्म। अब इसको पकड़ के आपको नंबर बनाना है, क्योंकि इन चारों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 168। 2 × 2 × 2 × 21 168 होता है, इसलिए तो इसको फैक्टराइज किया। नहीं समझे, तो मैं 168 ऐसे लिखूं, देखो, या 168 ऐसे लिखूं, दोनों का मतलब 168 है। नहीं है, कर लो मल्टीप्लाई, विश्वास ना हो तो। ये भी 168 है, ये भी 168 है। आया समझ। अब इनमें से हमको 2 ठो नंबर बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर करके बना लो 2 ठो नंबर। ऐसे नंबर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने में 21 आता हो।
21। तो ज़रा देखो 21 कैसे आएगा। ये है 2 2 जा 4 2 जा 8। ध्यान से समझना, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो एक नंबर क्या बन गया और एक नंबर ये 21। क्या इसको सॉल्व करने से 22 आएगा? कभी ना आएगा। 21 में 8 जोड़ लो चाहे घटा लो, 22 नहीं आना। ये फेल हो गया, फेल। नहीं समझे? क्या हो गया? फेल हो गया। तो फिर कैसे बनाएं? अच्छा, क्या ये 21 और टूटेगा? 3 से जा सकता था ना, तो हम इसको और तोड़ लेते हैं और ब्रेक कर सकते हैं इसको हम। 3 7 जा और 7 1 जा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं ऐसे, लो अब 2 नंबर बनाओ। कैसे कैसे बनाएंगे? किसी 2 को मल्टीप्लाई करके, किसी 3 को मल्टीप्लाई करके 2 नंबर आपको लेके आने हैं, जिनको प्लस और माइनस करने में कितना आता हो, 22। आ रहा समझ? देखो, अगर मैं यहाँ से एक 2 ले लूँ, यहाँ से एक 7 ले लूँ, 7 2 जा 14। एक नंबर मेरा क्या तैयार हो गया? 14। फिर क्या बचे? 1 2 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक है। 2 2 जा 4, 3 जा 12। क्या इन दोनों को जोड़ने या घटाने से 22 आता है? 22 4 और 2 6, 26 हो जाएगा। तो 22 नहीं आता। तो ये 2 नंबर भी फेल हो गए। नहीं समझे? ये दोनों नंबर भी क्या हो गए? फेल हो गए। और कोई जोड़ा खोजो, और कोई जोड़ा खोजो। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, या 4 7 जा 28। हाँ ठीक। देखो एक और मेरे दिमाग में आ रहा है, आप लोग पता नहीं सोच पाए कि नहीं। 2 2 जा 4, 4 7 जा, मैं यहाँ से ये ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, 3 नंबर ले रहा हूँ। 2 2 जा 4 3 जा 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। एक नंबर क्या बना लिया? 28। बचे कौन कौन नंबर? तो 2 × 3, ये 2 नंबर तैयार। क्या इन दोनों को सॉल्व करने से 22 आता है? कैसे? माइनस हो गया, मिल गया 2 नंबर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 168 होगा, क्योंकि मैं इन्हीं में से बना रहा हूँ, क्योंकि इन सब का मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या है? 168। तो हम कोई भी 2 3 नंबर जोड़ के नंबर बनाएंगे, हमको 22 चाहिए प्लस और माइनस करने में। आया तरीका समझ या नहीं आया? कैसे कैसे बनाया मैंने? आया? तो जब आप ना सोच पाएँ डायरेक्ट, तो ऐसे कर लिया करें। ठीक है। तो 2 नंबर कौन से सोचे हमने? 28 और 6। इधर ध्यान देना है। ठीक है। मिटाऊं इसको? सोच लिए ना? ये दिमाग का काम था जो हमने बोर्ड में किया। हाँ जी, देखिए यहाँ तक एज इट इज लिखना है, इस साइन तक। अब पहला नंबर कौन सा सोचा गया था और दूसरा नंबर? अब 28 में 6 को घटाने से 22 मिलेगा कि जोड़ने से? घटाने से। एक माइनस साइन यूज हो चुका है, तो यहाँ क्या यूज करना चाहिए? प्लस। प्लस माइनस माइनस, तभी ये 22 आएगा। और बाकी का साइन एज इट इज। ठीक है? नहीं है? अब हम इसमें कॉमन खोजेंगे, इसमें कॉमन खोजेंगे। दोनों में x है, यस। ठीक है। हाँ जी। और दोनों में कुछ कॉमन और देखो भाई, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता? तो क्या करेंगे? ये 4 बच जाएगा, ये 14। और कुछ कर सकते हैं। और किसके टेबल में 8 आता है और 28 आता है? दोनों के टेबल में 4 के। ठीक है। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। 4 × 7, 4 × 2, 4 है। 4 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा? 2 और एक x बचा, बचेगा। आ रहा है समझ? दिस इज माइनस। इसको क्या लिखते? 4 × 7, 4 × 7। 4 बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा? 7। x भी बाहर जा चुका है, बस 2x - 7। आया? आया? गया? आ रहा है ना? ओके। दिस इज प्लस साइन। इन दोनों में क्या कॉमन होगा? इसको क्या लिखना है? 3 × 2। इसमें भी क्या लिखना है? 3 × 7। 3 कॉमन है कि नहीं है? ये सब काम भेजे में करना है। कुछ ना कुछ तो कॉमन मिलेगा जी, नहीं मिलेगा? ये भी 3 से जाता है, ये भी 3 से जाता है, तो 3 तो कॉमन होगा ना। तो 3 हमने कॉमन निकाला। यहाँ क्या बचा? अच्छा, 3 कॉमन निकल गया, तो 6 कैसे बचेगा? कितना बचेगा? इसको लिखना है 3 × 2। 3 × 2, तो 3 निकल गया, तो कौन बचा? 2 और x। यहाँ से 3 × 7, 3 निकल चुका है, क्या बचा है? 7। और ध्यान से देखिए, दोनों डब्बा सेम बने कि नहीं बने? बन गए। तो इस टर्म में और इस टर्म में क्या चीज़ कॉमन है?
2x माइनस 7, तो यहाँ से अगर 2x माइनस 7 चला गया तो कौन बचा, और यहाँ से 2x माइनस 7 चला गया तो +3। अब हम कहाँ पहुँच गए, फैक्टर वाली लाइन में, दिख रहा है फैक्टर है ये, दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ठीक चलेगा। हो गया, समझे नहीं समझे, आया, दिस इज रूट, ठीक है। आगे बढ़ें, यहाँ पे देखिए, इधर देखो, जल्दी जल्दी लिखते जाना, देखते जाना। यहाँ टारगेट सेट करिए, क्या है कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, व्हाट इज अवर टारगेट 6। टारगेट क्या है, दो नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने में 6 आए और प्लस माइनस करने में 2√2 आए। अब यहाँ तो अच्छे अच्छों के पाँव के तले ज़मीन खसक जाएगी, क्योंकि ये तो नंबर ही में फजीहत था, कहाँ से लाएं, ये तो रूट आ गया, प्लस माइनस करने में रूट कैसे आएगा, है कि नहीं, नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, है नहीं बोल रहे हो। टारगेट है 6, दो नंबर हमको सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने में क्या आता हो 2√2, ठीक है। अब कैसे बनाएं इसको, यहाँ तक तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे बढ़िया सावधानी के साथ, इस साइन तक ऐसे करते हैं ना, ये वाला वेरिएबल और ये साइन एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब इसको तोड़ना है, टारगेट है 6, प्लस माइनस करने में 2√2 चाहिए, ठीक है। अब इसका जुगाड़ देखिए और आइडिया समझिए कैसे बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर के साथ ही जुड़ता है, सिंपल नंबर रूट के साथ नहीं जुड़ सकता। आया समझ में, आया। दो रूट वाले नंबर कब ऐड होते हैं, देखिए, एक रूट है 2 और एक रूट है 3, क्या ये जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे। कब जुड़ते हैं, जब दोनों रूट कैसे होते हैं, सेम। तो जब दो नंबर जुड़ करके ये बने होंगे, जुड़ने के बाद ये बने होंगे, तो इसका मतलब है दोनों नंबर में क्या रहा होगा, √2, तभी जुड़ के 2√2 आए होंगे, नहीं समझे। रूट वाले नंबर आपस में कब ऐड होते हैं, जब दोनों रूट के अंदर की संख्या कैसी होती है, सेम। तो ये अगर √2 है तो ये किसके साथ जुड़ेगा, जहां √2 होगा, जैसे सामने ये 1√2 है, ये 2√2 है, मान लो ये 1√2 और ये कितने √2 हैं, 2√2। तो 1√2 और 2√2 जुड़ के कितने √2 बनेंगे, तब √2 जुड़ेगा। अब मान लो यहाँ 2√2 है, तो जाहिर सी बात है ये दो नंबर से जुड़ के बना होगा, तो जब ये जुड़ा होगा तो दोनों के अंदर √2 रहे होंगे, तब ना जुड़ के 2√2 बना। √2 ही साथ में जुड़ेगा तभी √2 आएगा, समझे जी नहीं समझे, क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है। √2 √3 नहीं जुड़ सकता, क्योंकि अलग नंबर है, अलग नंबर है रूट के अंदर। रूट के अंदर जब तक नंबर सेम नहीं होते वो जुड़ते नहीं हैं। और अगर ये दो नंबर से जुड़ करके बना है तो इसका मतलब उन दोनों नंबरों में क्या रहा होगा, √2 तभी जुड़ करके 2√2 बना है, वो जोड़ के या घट के कुछ भी, लेकिन √2 रहा होगा तभी √2 आया आंसर में, समझे, पक्का। तो अब देखो हाइपोथेटिकल बनाता हूँ इसको मैं, इसमें भी √2 रहा होगा और इसमें भी √2 रहा होगा, x तो चिपका ही रहेगा साथ में, और बाकी ये चीज़ इधर रहेगी एज इट इज़। हम ये इसको ब्रेक कर रहे हैं, एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये, ठीक है। तो दोनों में √2 रहे होंगे, सामने का नंबर अलग अलग रहा होगा, क्या समझे, सामने का नंबर अलग अलग रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है, हाँ। लेकिन ये जो दो नंबर हम सोचने वाले हैं, ये दोनों नंबर की खासियत क्या होगी कि ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या देंगे, 6 टारगेट देंगे। तो देखो हम इनको अधूरा अधूरा लिखते हैं, √2 ये मल्टीप्लाई होके क्या देने वाले हैं, 6 देंगे, है ना जी। तो अब इनके सामने क्या क्या नंबर आएगा ये हमको पता चलने वाला है, समझे नहीं समझे। अरे भैया ये कितने √2 लिखे हैं, 2√2, ये कितने √2 लिखे हैं, 1√2, है ना। तो यहाँ भी तो कोई ना कोई नंबर होंगे आमने सामने, तब ना 2√2 मिलेगा, क्या समझे। हाँ अब बताइए, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन 6 होना चाहिए, यहाँ कोई नंबर होगा सामने, यहाँ कोई नंबर होगा सामने, अभी हमको वो नहीं पता है। हम सिर्फ दिमाग क्या लगा रहे हैं कि यहाँ अगर √2 है और ये दो नंबरों से जुड़ के बना है ये नंबर, तो जाहिर सी बात है दोनों नंबरों में क्या रहा होगा, √2 रहा होगा, तभी जुड़ने के बाद इसमें भी √2 दिख रहा है, नहीं समझ आ रहा। √2 रहे होंगे तभी जुड़ा होगा और √2 आया होगा, ठीक है। कब जुड़ेंगे, रूट वाले नंबर जब सेम होंगे, तो ये दोनों सेम रहे होंगे, √2 तभी जुड़ के ये वाला आंसर दिए होंगे, ठीक है।
अब इसके साथ में कितना कितना नंबर रहा होगा, ये कितना कितना रहा होगा, तो 2√2 बना। तो इसको दो चीज़ें पूरी करनी है, एक तो मल्टीप्लिकेशन कितना पूरा करना है 6, और दूसरी चीज़ जुड़ के या घट के क्या लेके आना है 2√2। तो पहले मल्टीप्लिकेशन वाला देखो, हमको दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 लेके आना है, कैसे बनेगा? √2 और √2, √2 और √2 मल्टीप्लाई होके कितना देते हैं, रूट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देखिए √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 कितना होगा, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 सेम रूट, दिस इज 2 × 2। रूट के अंदर अगर 2 है तो रूट के बाहर निकल जाएगा। आया? ये तो किए हो। √2 √2 सेम नंबर है, रूट मल्टीप्लाई हो जाता है जी। जैसे √2 √3 अगर मल्टीप्लाई करने बोलेंगे तो कितना आएगा, √6। रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, जुड़ता नहीं है, घटता नहीं है। कब तक? जब तक दोनों नंबर कैसे ना हो जाए रूट के अंदर के सेम। तो ये जुड़ने और घटने के लिए नियम है, मल्टीप्लाई के लिए नियम नहीं है। तो √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 होगा, क्या आएगा, √4। 2 2 जा 4, √4, और 4 को क्या लिखोगे 2 × 2। जैसे ही पेयर बनेगा रूट से बाहर निकल जाएगा 2। तो इसका मतलब है √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है। आया समझ? अब ध्यान से देखो, हमको इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए, 6 चाहिए, और अभी खाली मुझे √2 √2 पता है। तो √2 × √2 क्या है 2, और मुझे 6 बनाना है। तो बताओ इस 2 के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो 6 बनेगा, 3। ये आपको नंबर पता चल गया सामने का, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें 3 लिख देता हूँ तो यहाँ मुझे कौन सा नंबर रखना चाहिए कि 3 मल्टीप्लाई हो के 3 ही रहे। नंबर से मल्टीप्लाई होगा, रूट से नहीं होगा। 1, तो यहाँ 1 होगा। समझे जी? नहीं समझे? समझ गए? हाँ, तो एक नंबर क्या बन गया हमारा, और एक नंबर क्या बन गया 1√2। 3√2 1√2, 3√2 में 1√2 जाएगा, कितना बचेगा 2√2। शर्त पूरी हो गई। 3√2 मल्टीप्लाइड बाय 1√2 कितना होता है 6। शर्त पूरी हो गई, क्योंकि नंबर से मल्टीप्लाई होता है, रूट से मल्टीप्लाई होता है 2, और 3 2 जब ये नंबर बन जाएगा तो 6 हो जाएगा। कुछ गया दिमाग में कि नहीं गया? गया। इसको ऐसे सोचना है, ठीक। हाँ, अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे, यहाँ मुझे क्या लिखना है, 3√2x में 1√2x को घटाना है कि जोड़ना है, 2√2 लाने के लिए घटाना है। 3√2 में 1√2 गया, कितने √2 बचे 2√2। पूरी हो गई शर्त, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 होता है, टारगेट पूरा हो गया। हो गया। अब इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे हम, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, x कॉमन, x + 3√2, ठीक है। दोनों जगह से माइनस ले लूँ कॉमन। हाँ बताओ यहाँ कॉमन क्या है, माइनस के अलावा, माइनस के अलावा क्या कॉमन है? देखिए 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 देखिए, 6 को देखो, क्या मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या है 2, तो इसमें भी 2 है कि नहीं, लेकिन ये √2 है और ये सिर्फ 2 है। तो क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ? √2 × √2 ही तो 2 होता है। देखो ना, √2 × √2 ही तो 2 होता है। तो 6 के अंदर कौन है 3 × 2, और 2 को क्या लिख सकता हूं मैं √2 × √2। तो 6 को क्या लिखा जा सकता है 3 × √2 × √2, ठीक है। अब देखो इसमें √2, क्या इसमें √2 है? यस है, √2 हमने कॉमन लिया। तो बताइए यहाँ क्या बचा, x माइनस पहले ही कॉमन निकल चुका है। यहाँ क्या बचा, 6 में से √2 निकल गया, 6 में से √2 निकल गया, तो क्या बचा 3√2। और चेक करिए दोनों डब्बे बराबर आए हैं कि नहीं, एक जैसे। कठिन हो गया, ये दोनों डब्बे एक जैसे हैं कि नहीं, तो हम सही जा रहे हैं। इसमें से और इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, हाँ, और यहाँ क्या बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, ये, ठीक है। बोलो बचेगा पक्का? मिटाओ इसको। अब आपको थोड़ा रूट पढ़ाना पड़ेगा हमको, तब बनेगा। ये हम पहुंच गए फैक्टर वाली लाइन में। तब क्या करना रहता है, एक बार इसको इक्वल टू 0, एक बार इसको इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया एक रूट, ये हो गया दूसरा रूट। हो गया।
हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले टारगेट सेट करिए दिमाग में। तो इसका कोफिशिएंट कितना है? √3 मल्टीप्लाइड बाय 7√3 कितना होगा? ध्यान से देखना, √3 मल्टीप्लाइड बाय 7√3, रूट से मल्टीप्लाई होगा, नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता रूट। तो √3 इंटू √3 3। अब ये नंबर बन गया, तो ये अब किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 7 इंटू 3। व्हाट इज टारगेट? तो इसका मतलब है √3 मल्टीप्लाइड बाय 7√3 कितना होता है? टारगेट 21 है। दो नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 21 आता हो और प्लस और माइनस करने में 10 आता हो। 7 और 3, वेरी गुड। यहाँ तक एज इट इज लिखना है। तो पहला नंबर हम ले लेते हैं 3 और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 7। यही दो नंबर है ना, 3 और 7, और बाकी एज इट इज। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ जी, इसमें कॉमन देखो, इसमें कॉमन देखो। यहाँ दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? x। और कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए। दिस इज √3। 3 को क्या लिखना है? √3 इंटू √3। तो इसमें भी √3, इसमें भी √3, तो एक √3 भी कॉमन निकल गया। यहाँ क्या बचा? एक x, और यहाँ क्या बचा? 3 को क्या लिखे थे? √3 इंटू √3, एक ही √3 बाहर गया था, तो √3 बचा ना इसमें। नहीं समझे? आहा, दिस इज √3। इस 3 को क्या सोचना है, क्या लिखना है? √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। दो ठो √3 है इसमें, एक √3 कॉमन निकल गया, तो इसमें एक √3 बचा ना। और दोनों में x थे, दोनों का x कॉमन निकल गया। यहाँ पे 2x थे, एक x बचा, यहाँ पे नहीं बचेगा। आया समझ? ठीक। प्लस इसमें कॉमन देखो, 7 7, ठीक है, x प्लस √3। चेक कर लो, ब्रैकेट सेम। तो एक बार हमको कॉमन क्या मिलेगा? x प्लस √3, और यहाँ क्या रह जाएगा? √3x प्लस 7। चेक करो, चेक करो, चेक करो, सही जा रहे कि नहीं? नहीं आया समझ? इस टर्म में x प्लस √3 है, इस टर्म में भी x प्लस √3 है, कॉमन निकल गया x प्लस √3। तो यहाँ पे अगर x प्लस √3 चला गया तो क्या बचा? √3x। यहाँ से x प्लस √3 चला गया तो क्या बचा? 7। ठीक है, फैक्टर वाली लाइन, दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू माइनस √3, और यहाँ से चेक करो, -7 अपॉन √3 बचेगा। ये समझ आ रहा है? एक स्टेप में 7 जाएगा, माइनस हो जाएगा, अगले स्टेप में √3 नीचे आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये जल्दी नोट करो, इसको मैं मिटाऊंगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में नहीं है, तो पहले एलसीएम लेकर के इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बनाना पड़ेगा। आई बात समझ? तो चलिए सबसे पहले हम ये पोर्शन सॉल्व करेंगे। x-2 और x का एलसीएम ऐसे लिखेंगे, x-2 और x मल्टीप्लाई में, दोनों का एलसीएम ऐसे लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है कि नहीं है? दोनों का एलसीएम ऐसे लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ऐसे निकलता है ना मल्टीप्लाई से एलसीएम। अब आप क्या करोगे? इससे इसको डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करने के लिए तुरंत सोचो, ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है x-2, तो क्या होगा? x-2 कैंसल। आंसर क्या है डिवाइड करने में? x का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ होगा, x का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ होगा। ठीक है, समझते चलना जल्दी जल्दी। आया समझ में ये स्टेप? फिर हम क्या करेंगे? इससे डिवाइड करते हैं, x से इसको डिवाइड करना है। तुरंत सोचिए, ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है, क्या होगा? x कैंसल। आंसर क्या आया? x-2 का मल्टीप्लिकेशन 1 - x के साथ, x-2 का मल्टीप्लिकेशन 1 - x के साथ। समझ गए? ठीक, इज इक्वल टू 17/4। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, x² प्लस 3x माइनस है, और माइनस के बाद हमको बहुत सारे टर्म लिखने हैं, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। ठीक, x मल्टीप्लाइड बाय 1 x मल्टीप्लाइड बाय -x ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x 2x डिवाइडेड बाय x-2 मल्टीप्लाइड बाय x। हम चाहें तो इस x को भी मल्टीप्लाई करके इसको खोल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं जैसा हमको सही समझ में आएगा वैसा करेंगे। ये हुआ यहाँ तक? ओके, अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² - 3x माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, दिस इज ओनली x ही है ना, माइनस माइनस प्लस x² माइनस माइनस प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 2x
ठीक है जी। ये कुछ कैंसिल होता है, देखिए नहीं हो रहा। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस में 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। x वाला देखो, x वाले को देखिए, दिस इज -3x - 1x, माइनस माइनस प्लस, तो -3x - 1x -4x -2x -4x -2x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस साइन के साथ। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझ गए। और ये एक नंबर है +2, नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x × x स्क्वायर -2x = 17/4। हो गया? हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ होगा, 17 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ होगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, करिए, डायरेक्ट करते हैं। 4 × 2 = 8x स्क्वायर, 4 × 6 = 24x प्लस 4 × 2 = 8, इसका उधर मल्टीप्लाई कराओ, 17 × 1 = 17x स्क्वायर, ठीक। 17 × 2 = कितना होता है? 34x। हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई? हो गया। अब हम इस पूरे को उठा के उस तरफ ले जाएंगे, ध्यान से देखना। उधर है 17x स्क्वायर, ये 8x स्क्वायर चला गया उधर माइनस होने, ठीक। उधर है -34x, इधर 24x माइनस में उधर गया तो प्लस 8 इधर प्लस में उधर गया माइनस, इधर क्या बचा? सब चले गए तो 0। इसको सॉल्व करिए। मैं मिटाऊं ये पोर्शन इधर का, ये मिटा रहा हूं ना। हाँ, 17x स्क्वायर में 8x स्क्वायर गया, कितना बचेगा? बोलिए बोलिए। 17 में 8 गया, कितना बचेगा? 9x स्क्वायर। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, प्लस माइनस, तो बड़े नंबर से छोटे को घटाओ। 34 में 24 गया, 10x नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि बड़ा वाला 34 है माइनस साइन के साथ। यहाँ देखो ना जी, कहाँ ध्यान है आपका? यहाँ समझिए, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है और बहुत मुश्किल होगा आपको फिर। ये हो गया दोनों सॉल्व। -8 = 0, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये सॉल्व होगा, तो व्हाट इज अवर टारगेट? 9 × 8 कितना? 9 × 8 जा, दिस इज टारगेट। अब 2 नंबर आपको सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने में 72 आता है और प्लस माइनस करने में 10 आता है। मल्टीप्लाई करने में 72 और प्लस करें या माइनस करें तो 10 आता है। ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाए और प्लस और माइनस करें तो 10 आ जाए? सोचिए सोचिए। इसको स्प्लिट कर लो ना ऐसे, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 2, 9 = 2, 3 = 3, 3 = तो कैठो नंबर बने? ये यहाँ से 2 नंबर बनाइए जिसको प्लस माइनस करने में 10 आए, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन 72 है, श्योर है। 2 नंबर बनाइए। कौन से 2 नंबर बनेंगे? प्लस माइनस करने में 10 आए। 6 × 4 = 72 नहीं होता ना जी, ठीक है। 12 × 6 = 72 होता है, लेकिन 12 और 6 सॉल्व करने से 10 नहीं आएगा। और सोचो, 9 और 8 में 10 नहीं बनेगा। और सोचो, और सोचिए, और सोचिए। सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा खुद दिमाग लगाओ। लेते हैं, यहाँ पे हमारा प्रिंटिंग मिस्टेक है बोर्ड का। ये देखिए, यहाँ कौन सा साइन है और यहाँ हमने क्या लिख लिया? तो यहाँ प्लस होना था, यहाँ से गड़बड़ी शुरू हुई है। अब देखिए, -x - 2x, कितने x हुए? माइनस माइनस प्लस, दोनों x वाले साथ में सॉल्व हो रहे हैं, तो माइनस माइनस 1x + 2x, 3x माइनस में 3x प्लस में, तो दोनों कैंसल हो गए, खत्म। यानी ये नहीं रहेगा,
तो सिर्फ कितना बचा, इतना। ठीक है, आया पकड़ में। हाँ अब देखिए, अब ये बन जाएगा, कहाँ गड़बड़ी हो रही थी। 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 17 से इसको किए, 17 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, 17x², 17 मल्टीप्लाइड बाय 2, 34x। 4 से इसको मल्टीप्लाई किए, 4 2 जा 8x², 4 2 जा 8। सबको इस तरह बुला लो, x² के पास आ गया और 34x वैसे ही रहेगा, 8 इधर आ गया इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, 17 में 8 गया 9x² और -34, दिस विल बी -34x और 8 रहेगा एज इट इज। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ द टारगेट इज 9 × 8 72, वो ठीक है। अब हमको दो नंबर ऐसे सोचने जिसको मल्टीप्लाई करें 72 आए, प्लस माइनस करने में 34 आए। यहीं से बनाइए, मल्टीप्लाई करने में 72, प्लस माइनस करने में 34, प्लस माइनस करने में 34। तो यहाँ से कोई दो नंबर चुनो, बनाओ दो नंबर जिसको प्लस करे या माइनस करे 34 आता हो। 34, 8 और 9, 34 तो नहीं बनेंगे जुड़ के, ठीक। और कुछ देखो, 2 दूनी 4, दूनी 8, 24, 24 और 3 भी 34 नहीं बनेंगे। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 12, 12 और 6 34 नहीं बनेंगे। 7 9 9 8 72 ही होता है ना, ठीक। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3, 3 जा, हाँ ये तो ठीक बना है। यहीं से दो नंबर बनाइए, कैसे कैसे बनेंगे। 18 और 4, ये भी नहीं होगा 34, 3 3 जा 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 2, हाँ बन गया। देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा, तो ये मिलके एक नंबर बना 36 और एक नंबर है 2। 36 और 2 होता है 34, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 72 होगा। आया समझ, दो नंबर मिल गए। 9x², पहले किसको लिख लें 36, और फिर किसको लिख लें 2x। हाँ जी बताइए, 36 में 2 को जोड़ना है घटाना है, घटाना है तो क्या साइन यूज़ करना है, प्लस, एक माइनस यूज़ हो चुका है यहाँ। अब दोनों में कॉमन देखो, देखो 9 है और यहाँ 36, 9 के टेबल में 36 आता है, 9 × 4, तो 9 9 दोनों जगह है कि नहीं, 9 कॉमन, दोनों जगह x है, x कॉमन, यहाँ कितना बचा 1x, और यहाँ कितना बचा 4, क्योंकि 9 और x हम कॉमन ले चुके हैं। 9 4 जा 36, आ रहा है समझ, हाँ समझते चलना भैया। यहाँ देखो 2 है, इसमें भी 2 है कि नहीं, 4 2 जा 8, 2 है 2 है 2 कॉमन, यहाँ कितना बचा x माइनस 2 निकल गया तो 4 4 4 4, 8 है, 8 को लिखे 4 × 2, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 निकल गया तो 4 बचा उसमें, 4 2 जा 8। घर में प्रैक्टिस करना है जाके ना। हाँ चलिए, दोनों में क्या दिख रहा है, x - 4 x - 4, ये निकल गया। यहाँ क्या बचा 9x और इसमें +2, ये फैक्टर में पहुँच गए। दोनों को हमने 0 के इक्वेट किया, हाँ जी। यहाँ से x = 4 और यहाँ से चेक कर लो आंसर, ठीक है, मेरे ख्याल से सही होगा, मैच कर लीजिए। 4 और -2/9 करेक्ट, ठीक। ठीक है, इसके बाद फिर अपन एक्सरसाइज पे आएंगे।